नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षण कौशल के इस क्रम में प्रथम वीडियो जो हमारा था उसमें हमने चर्चा की शिक्षण कौशल के अर्थ पर, शिक्षण कौशल की परिभाषा और उसके प्रकार पर, और कौन कौन से हमारे जो विद्वान थे जिन्होंने शिक्षण कौशलों के प्रकार बताए। दोस्तों, शिक्षण कौशल के इस क्रम में, इस वीडियो के क्रम में कहें तो जो हमारे कौशल हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उन टीचिंग स्किल्स में ये पहली स्किल हमारी है जिसको दिया गया है बीके पासी जी के द्वारा। स्किल है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना। जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उसको किस प्रकार लिखें। देखिए दोस्तों, खासकर हमारे वे साथी जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, लेसन प्लानिंग करते समय सबसे पहले एक जो कार्य करना होता है वो होता है उद्देश्य को लिखना। उद्देश्य को हम किस प्रकार लिखें, इसका क्या तरीका होगा और उद्देश्य क्यों लिखे जाते हैं, मतलब कैसे लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी ने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ी होगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव को लिखना सीख लें। बिना ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़े जो तीनों डोमेन उन्होंने बताए हैं, तीनों क्षेत्र अपने बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उन तीनों डोमेन के द्वारा या तीनों पक्षों के द्वारा ही ये हमें बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव किस प्रकार लिखे जाए। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव होते क्या है, इसका आइए अर्थ देखते हैं। अर्थ के बाद इसकी एक परिभाषा भी देखते हैं और आगे इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए कारगर होगा और जो इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, उनको लिखना आपके लिए निश्चित तौर पर एक आज सरल हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि आपको कोई भी परेशानी अपने उद्देश्य को लिखते समय ना हो। तो आइए बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो है अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना या राइटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, इसका अर्थ को अगर हम देखें अनुदेशनात्मक उद्देश्य के, दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले एक जनरल सी बात मैं आपको बताता हूं कि उद्देश्य होते क्या हैं। जब भी लेसन प्लान लिखा जाता है या बनाया जाता है तो उद्देश्य क्यों लिखे जाते हैं, होता क्या है इनसे। देखिए दोस्तों, जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो होते हैं अपेक्षित परिवर्तन। कोई भी नया टॉपिक पढ़ाते समय या नया चैप्टर पढ़ाते समय एक शिक्षक के मन मस्तिष्क में कुछ विचार होते हैं। वो अपेक्षा करता है कि पढ़ाते समय या पढ़ाने के पश्चात जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बालक के व्यवहार में कुछ अपेक्षित परिवर्तन है जिसको वो चाहता है। और जो वो चाहता है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आए, उन्हीं को क्या है एक राइटिंग फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि एक बालक के व्यवहार में हम लोग एक अपेक्षित परिवर्तन चाहते हैं। पढ़ाते समय आपने एक चीज देखी होगी, नोट की होगी कि जब भी हम किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी का कोई स्टडी लर्निंग मटेरियल पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव आउटकम होते हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग या उस चैप्टर से रिगार्डिंग। क्योंकि लेखक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके व्यवहार में ये परिवर्तन आएंगे। अपेक्षा की जाती है और शिक्षक के द्वारा भी एक अपेक्षा की जाती है कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएंगे। और एक निश्चित उद्देश्य भी शिक्षण का यही होता है कि उन उद्देश्य को शिक्षक किसी भी हाल में या मिनिमम लेवल तक उन शिक्षक अपने जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको वो प्राप्त करे। अगर एक शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये कहा जा सकता है कि उसका जो शिक्षण कार्य था वो सफल नहीं रहा, वो शिक्षण कार्य अपना सफलतापूर्वक नहीं कर पाया। अगर हम देखिए यहाँ हम अर्थ को देखते हैं
तो यहाँ दोस्तों अर्थ दिया है, इसमें लिखा है कि उद्देश्यों से शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण करने के पश्चात एक उद्देश्यों की सूची या फिर शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करता है। अर्थात जब हम अपना लेसन प्लानिंग करते हैं या अपने माइंड में एक सेटअप कर लेते हैं कि भाई हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके पश्चात क्या करते हैं, हम उद्देश्य की सूची तैयार करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि एक उद्देश्य की सूची तैयार की जाती है। एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत टिपिकल लैंग्वेज पे यहाँ नहीं जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो आप ना समझ पाए। एक साधारण भाषा में आप समझिए कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाने की, तो क्या करते हैं, हम अपने एक उद्देश्यों की सूची बनाते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आए, कि ये परिवर्तन मैं चाहता हूं कि बालक के व्यवहार में आए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। और सूची बनाने के बाद, या ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण से पहले ही टीचर क्या करता है, उन उद्देश्यों की पहचान करता है कि ये अमुक अमुक उद्देश्य होंगे जिनको बालक के व्यवहार में, जो बालक के व्यवहार में परिलक्षित होंगे। अर्थात ये कहा जाता है कि वह विद्यार्थियों में होने वाले ऐसे परिवर्तनों की पहचान करता है जो शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात अलग अलग तरीके से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। देखिए, जो बात मैंने आपको बताई जनरल वही बात है कि बालक के व्यवहार में कुछ परिवर्तन, मतलब शिक्षण के पश्चात, उस टॉपिक को खत्म करने के पश्चात कुछ परिवर्तन होंगे जिनको अपेक्षित परिवर्तन बोला जाता है या एक्सपेक्टेड आउटकम बोला जाता है। ये एक्सपेक्टेड आउटकम होगा बालक के व्यवहार में, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये परिवर्तन आ जाएंगे। इनको लिखना ही क्या कहा जाता है, इनको या इन्हीं उद्देश्यों को हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अर्थ क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण कार्य करते समय एक बात ध्यान दे लीजिएगा दोबारा, कि कोई भी नया टॉपिक शुरू करते समय या शुरू करने से पहले आपके मन मस्तिष्क में कुछ उद्देश्य होते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे टॉपिक पढ़ाने के पश्चात या पढ़ाने के बाद बालक के व्यवहार में ये अपेक्षित परिवर्तन आए। जो अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए आप उद्देश्यों को लिखते हैं, वही उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, यहाँ डेफिनेशन ब्लूम महोदय ने दी है, बेंजामिन एस ब्लूम, बहुत बड़ा नाम है। और आई थिंक मुझे लगता है कि बेंजामिन ब्लूम की अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी ना होती तो शायद जो है शैक्षणिक उद्देश्य हैं इनको हम न लिख पाते। ज्योतिपुंज का कार्य करते हैं ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो उद्देश्यों को लिखने में। बेंजामिन ब्लूम महोदय कहते हैं यहाँ पर दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के लिए परामर्श नहीं मिलता, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियों में विशिष्टीकरण भी सहायक होती है। डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के लिए परामर्श नहीं मिलता है, मतलब केवल एक गाइडेंस ही नहीं मिलता है उद्देश्यों से, है ना, या वो कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलती है, ठीक है, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधियों में विशिष्टीकरण भी सहायक होता है। किस प्रकार हमें बालक का मूल्यांकन करना है, किस प्रकार हम आशा करते हैं कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आया, हम उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। इन मूल्यांकन का जो मान तरीका है वो भी इन उद्देश्यों के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो भी हम बालक को सिखाते हैं, कोई हम मान लीजिए हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा को पढ़ाने के बाद एक उद्देश्य हमारा यह भी होता है कि बालक संज्ञा की पहचान कर पाएगा या बालक इस लायक हो जाएगा कि किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर संज्ञा की पहचान कर ले। अगर बालक उस संज्ञा की पहचान उस सेंटेंस में कर लेता है, उस वाक्य में कर लेता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं करते, मान के चलें कि एक मूल्यांकन हो जाता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया, बालक उस चीज की पहचान कर ले गया। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ स्टेप्स हैं किस प्रकार इनको लिखा जाता है, जो हमारे राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। दोस्तों देखिए, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स ऑफ राइटिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि व्यवहार परक रूप में किस प्रकार इनको लिखा जाए, ये इसके स्टेप्स हैं। महत्वपूर्ण बातों का कोई ध्यान रखना होता है, जैसे पहला है शिक्षण उद्देश्य लिखना, किस प्रकार हम लिखेंगे, क्या इनका क्रम होगा। आप सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद
विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, और सामान्य उद्देश्य को हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कुल मिलाकर उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, टॉपिक के साथ साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो टॉपिक हम उस दिन पढ़ा रहे होते हैं। ठीक, फिर है पाठ्य वस्तु को छांटना। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड पॉइंट है, शिक्षण उद्देश्य को लिखने के साथ साथ पाठ्य वस्तु को छांटना कि हमें क्या पढ़ाना है। दोस्तों, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो चैप्टर पढ़ाते समय देखिए, अमूमन यही किताबों में होता है कि पहले सरल चैप्टर होता है जो उस विषय की विषय वस्तु को बता देता है, ऐसा चैप्टर होता है। उसके बाद हम अगले टॉपिक्स पर बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपको अगर ऐसा लगे कि पहला चैप्टर की अपेक्षा में अगर सेकंड चैप्टर मेरे को पढ़ाना है जिससे विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी या जो मैं उद्देश्य प्राप्त करना चाहता हूं वो और आसानी से प्राप्त होंगे, तो आप सेकंड चैप्टर को शुरू कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो दूसरा काम है पाठ्य वस्तु को छांटना। ये शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते ये आपका काम है कि आप पाठ्य वस्तु को छांटें। इसके बाद दिया है छात्र के लिए दिए गए पाठ्यक्रम से किस तरह शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए विस्तृत योजना बनाना। जो पूरा सिलेबस दिया गया है, जो पूरा करिकुलम है, तो किस प्रकार के उद्देश्य आपको बनाने हैं और उन उद्देश्यों को आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार आप उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, इसके लिए विस्तृत योजना बनाना। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक मतलब आपने माइंड में एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेना कि मेरे को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना है, मॉडल्स का यूज करना है, या और किन किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करना है, या किस क्रम में मुझे पढ़ाना है, कौन कौन से मुझे एग्जाम्पल्स देने हैं, वो कौन सी मेरे द्वारा किए गए क्रियाकलाप होंगे जिसके द्वारा मैं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाऊंगा। ये सब योजना के अंतर्गत आता है। अगली बात देखते हैं, उपलब्धि के आधार पर जो शिक्षण उद्देश्य को पुनः लिखना, जिसमें दो बातों पर जोर देना आवश्यक है। देखिए, जब आप क्या करते हैं, उपलब्धि के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षण उद्देश्य को पुनः लिखा जाता है या लिखने का प्रयास करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर क्या क्या उद्देश्य होंगे। उसमें दो बातें दी गई हैं। दो बातों में कौन कौन सी बातों पर आपको अवश्य ध्यान देना है? छात्र से प्रत्याशित व्यवहार का विवरण, छात्र से या छात्र के प्रत्याशित व्यवहार का विवरण भी आप कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स या एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा। ये मूल्यांकन की बात होती है कि जब हम अपने उद्देश्य को हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद हमारी आशा क्या होती है कि हम जो एक्सपेक्टेड आउटकम है व्यवहार का, उसके बिहेवियर का, उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। और दूसरा बात है इसमें व्यवहार की वह दशाएं या परिस्थितियां जिनकी हम आशा करते हैं कि व्यवहारिक रूप में लिखना। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य को लिखते समय हम ऐसी परिस्थितियों की परिकल्पना करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि अगर हम इस रूप में पढ़ाएंगे या इसको पढ़ाएंगे, इसको समझाएंगे तो बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। आगे है व्यवहारात्मक रूप में लिखे हुए उद्देश्य को पुनः देखना, करना तथा उनके विश्लेषण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया। जब एक बार हम उद्देश्य लिख लेते हैं तो क्या होता है, उसको हम एक बार पुनः रिव्यू करते हैं, एक बार पुनः देखते हैं कि जो हम पढ़ाना जा रहे हैं जिस टॉपिक को, और जो हमारे उद्देश्य लिखे गए हैं, क्या वो ठीक हैं। अगर उद्देश्य में कुछ कमी है तो हम उनको पुनः लिखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं एक बार कि जो हम एक्सपेक्टेड आउटकम चाहते हैं, अपेक्षित परिवर्तन बालक के व्यवहार में चाहते हैं, वो अपेक्षित परिवर्तन हमें मिल पाएगा या हो पाएगा। अगर लगता है कि हाँ, हम अपेक्षित जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको प्राप्त कर लेंगे, तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं। आगे देखते हैं
व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले उद्देश्य की बात करते हैं। निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है उद्देश्य लिखते समय। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है उद्देश्य को लिखते समय। और मैं निश्चित तौर पर ये गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उद्देश्य लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहली विशेषता है या पहली बात है जिस पर हमें ध्यान रखना है, व्यवहारिक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होने चाहिए। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ऑलवेज स्टूडेंट सेंटर्ड। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी उद्देश्य को आप लिखें वो अपनी क्लास में समस्त बच्चों को ध्यान में रखकर लिखें। आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में 35, 40, 45 या 50 बच्चे होंगे। हर एक बच्चे का जो मेंटल लेवल है, आईक्यू कह सकते हैं या समझ का स्तर कह सकते हैं, वो अलग अलग होता है। मतलब हर एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो आप प्रत्येक बालक को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य का निर्धारण करें या अपने उद्देश्य को लिखें। उद्देश्य ऐसे हो जो एक ऐसा बच्चा है जो हाई आईक्यू का बच्चा है या जो आपकी बात को एक बार में समझ लेता है, उसके लिए भी वो सही हो। और एक बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल या जो चीज़ों को थोड़ा लेट समझता है, उसके लिए भी मतलब वो जो आप उद्देश्य लिख रहे हैं वो भी ठीक हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपके उद्देश्य हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड हों। दूसरी बात करते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य यथासंभव जहां तक संभव हो अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह छात्र में होने वाले व्यवहार से संबंधित होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंज एंड नॉट द लर्निंग प्रोसेस, नॉट विद द लर्निंग प्रोसेस। कोशिश ये करें, यथासंभव बात कही है, जहां तक प्रयास करें। जब आप ऑब्जेक्टिव लिखें तो वो ऑब्जेक्टिव जो है बालक के अधिगम प्रक्रिया से संबंधित ना हो, उसके लर्निंग प्रोसेस से संबंधित नहीं हो। वो होने चाहिए बालक के एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। मतलब बालक के जो व्यवहार में आप परिवर्तन चाहते हैं वो उससे संबंधित होने चाहिए। यथासंभव प्रयास करिए कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि लर्निंग को आपको उसमें सम्मिलित करना तो करिए, लेकिन प्रयास कोशिश मतलब अधिकतर प्रयास यही करें कि आप जो है उद्देश्य को लिखें बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से। आप अपेक्षा ऐसी करें कि मैं बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन चाहता हूं, मतलब इसको पढ़ने की। ठीक है। तीसरी बात है, उद्देश्यों में केवल पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का उल्लेख नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट इंक्लूड ओनली टीचिंग मटेरियल्स बुक ओनली। मतलब ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे हों जो व्यवहारिक या सामाजिक रूप से कह सकते हैं उसमें वो परिवर्तन आए। केवल बुकिज नॉलेज की बात करते हैं वो उसमें ना हो, केवल किताबों, केवल टॉपिक सेंटर्ड कह सकते हैं या फिर टीचिंग सेंटर्ड, है ना। आप कहें कि पाठ्य वस्तु जो उसका करिकुलम है, जो उसका टीचिंग है, उसी से संबंधित ना हो। जो हो उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर टर्म से संबंधित हो, उसके व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से संबंधित हो। ये उम्मीद की जाए कि ये पढ़ने के बाद मतलब जो आप व्यवहारिक उद्देश्य आप लिख रहे हैं वो उद्देश्य इस प्रकार के हों जो बालक की पाठ्य वस्तु के साथ साथ या पाठ्य वस्तु को छोड़कर उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होने चाहिए। अगली इसके बाद पर हम चलते हैं प्रमुख लक्षण पर। एक उद्देश्य में एक समय में केवल एक ही विचार को केंद्र में रखना चाहिए। इन वन ऑब्जेक्टिव वन शुड फोकस ओनली वन बिहेवियर एट अ टाइम। मतलब जो हमारा एक उद्देश्य हो वो केवल एक विचार से संबंधित हो। अगर हम चाहते हैं कि वो नॉलेज से संबंधित हो तो नॉलेज से संबंधित हो, एप्लीकेशन से संबंधित हो एप्लीकेशन से संबंधित हो, और या फिर उसके अफेक्टिव डोमेन से संबंधित हो उससे संबंधित हो, साइकोमोटर डोमेन से संबंधित हो तो केवल उससे संबंधित हो। ठीक।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ऑब्जेक्टिव के अंदर आप बहुत सी बातें लिख दें कि अमुक टॉपिक को पढ़ने के बाद जो बालक है, या मान लीजिए हम संज्ञा का उदाहरण दिए थे कि संज्ञा को पढ़ने के बाद बालक जो है दिए गए वाक्य में संज्ञा को छांट पाएगा, उसके प्रकारों को बता पाएगा, उसका यूज अपने दैनिक जीवन में कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है, अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो बालक क्या कर पाएगा, बालक दिए गए वाक्य के अंदर संज्ञा को छांट पाएगा, ये फाइंड आउट कर लेगा कि हाँ भाई ये संज्ञा है। तो आपका केवल एक उद्देश्य हो, अपने जीवन में यूज करना, अपनी टीचिंग में यूज करना, है ना, ये अगले ऑब्जेक्टिव्स के हो सकते हैं। तो हमें आप ध्यान केवल इस चीज का आपको रखना है कि एक उद्देश्य को केवल एक बार ही मतलब यूज किया जाए, या एक बार में एक विचार को आप केंद्र में रखें। अगला देखते हैं, आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों में परिवर्तन किए जाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ उद्देश्यों में परिवर्तन होने चाहिए, कभी कभी क्या होता है, चैप्टर हम शुरू करने के बाद हमें ये ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंदर ये परिवर्तन हो सकता है, या सॉरी चैप्टर की बात नहीं, ये उद्देश्यों के अंदर की बात करें कि ये उद्देश्य और होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप उस उद्देश्य को परिवर्तित कर कर दूसरे उद्देश्य को भी जोड़ सकते हैं, या नया उद्देश्य अपना बना सकते हैं जो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप एक्सपेक्टेड आउटकम बालक के से चाहते हैं, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आप चाहते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, उद्देश्यों का निर्धारण छात्रों के स्तर, उनकी योग्यता और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। Objectives should be decided based on the mental and academic level of the students. दोस्तों, जब भी आप उद्देश्यों का निर्धारण करें, उद्देश्यों को बनाएं, तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हम कौन सी कक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, जो लेसन प्लान हम बना रहे हैं, जो हम उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, वो कौन सी कक्षा के बालकों के लिए कर रहे हैं। उस कक्षा में बालक जो होंगे उनका मानसिक स्तर क्या हो सकता है, और उनकी जो मतलब ग्रहण करने की क्षमता है वो कितनी हो सकती है। पता चलता है कि आप का बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है और आप 9th क्लास के बच्चे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप ऑब्जेक्टिव बना लें, तो निश्चित तौर पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स का जो स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप उद्देश्यों का निर्धारण करें, वो बालकों के स्तर, उनके मेंटल लेवल, उनके एज ग्रुप, है ना, और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग करें, और एक मध्यम मार्ग अपनाएं। मैंने आपसे कहा था ना कि हर एक क्लास के अंदर अलग अलग बालक, मतलब विभिन्न प्रकार के बालक पढ़ते हैं। कुछ का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, कुछ का थोड़ा लो होता है, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बच्चे चीजों को एक बार में समझ लेते हैं, कुछ 2 बार में समझते हैं, कुछ 3 बार में समझते हैं। तो सबका अपना स्तर है। तो आप उन सभी बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। आगे देखते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल के घटक, तो कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखिए हम अब चर्चा करेंगे कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल के घटक, वो कौन कौन से घटक हैं। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होने चाहिए। अभी हमने जो लक्षण थे उस पर बात की कि इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑलवेज चाइल्ड सेंटर्ड। जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस स्तर के बच्चे हैं, क्या उनकी योग्यता है, इस समस्त चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप में ध्यान रखें कि जब भी आप उद्देश्य को बनाएं वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, और स्टूडेंट सेंटर्ड के अनुसार उसमें सारी चीजें सम्मिलित हों। जैसे कि बालक का स्तर क्या है, बालक की मतलब योग्यता, या कह सकते हैं उनका मेंटल लेवल क्या है, इसको आप ध्यान में रख के बनाएं। कोशिश करें जहां तक हो सके वो लर्निंग आउटकम से रिलेटेड ना हो, स्टूडेंट मतलब सेंटर के बिहेवियर आउटकम से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्यों को छात्र व्यवहार परक होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड इन बिहेवियर टर्म्स। मतलब उद्देश्य ऐसे हों जिनको हम व्यवहारिक रूप में डिफाइन कर सकें, उनको व्यक्त कर सकें, उनको लिख सकें या बता सकें व्यवहारिक रूप में। व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों के रूप में कह सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन बालक के व्यवहार में होने चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऐसे हों कि हम छात्र के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं। तीसरा हम
उद्देश्यों को निर्धारण या उद्देश्यों का निर्धारण एवं मापन योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना चाहिए। देखिए, जब उद्देश्यों का निर्धारण हो तो कैसे हो, वो मापन योग्य हो, उनको हम माप सकें, देख सकें। अगर मैथमेटिक्स के अंदर हम मान लीजिए बच्चों को जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो क्या होता है कि बालक उस चीज को अपनी दैनिक लाइफ में, जो दैनिक जीवन है उसमें उसका प्रयोग कर सके। मापन योग्य मान के चले कि आपने बच्चों को मैथमेटिक्स या साइंस या मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे, जोड़ घटा गुणा आपने सिखाया है या एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया है, और आप मापन कैसे करेंगे? आप बच्चे को 10 रुपए देते हैं, बच्चे से कहते हैं जाइए दुकान पर ये सामान 7 रुपए का या 6 रुपए का सामान लेकर आइए। बच्चा उस चीज को लेकर आता है, उसके बाद बच्चे ने अगर 10 रुपए का सामान लिया है तो 4 रुपए उसको, सॉरी 10 रुपए में 6 का सामान लिया है तो 4 उसको वापस होंगे। तो बालक को इतना ज्ञान हो कि अगर मैं 6 रुपए का सामान ले रहा हूं तो मेरे को 4 रुपए वापस होंगे। तो अगर ये बालक सीख पा रहा है तो क्या हुआ, जो उसका मतलब बिहेवियर आउटकम था, एक्सपेक्टेड आउटकम था, जो आपने उम्मीद की थी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आए, वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया। आपने उम्मीद की थी ना कि बालक इस योग्य हो जाएगा कि जोड़ना और घटाना की जो चीजें हैं उनको अपने दैनिक जीवन में यूज कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा। बालक ने उसका प्रयोग किया तो आपने उसका मापन किया, मापन हो भी गया कि बालक को अगर आपने 10 रुपए दिए, 6 रुपए की बालक चीज लाया, 4 रुपए बच्चे को वापस हो गए, तो बच्चे को मालूम है ना कि बच्चे के पास 4 रुपए बचेंगे। तो जो आपने अपेक्षा की थी कि बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा, उसको मैं माप पाऊंगा, तो यहाँ पर जो व्यवहार था उसको आपने मापा। तो जो बिहेवियर, जो आउटकम्स हो, जो उद्देश्य हो, वो कैसे हो, वो व्यवहार परक होने चाहिए, मापन योग्य होने चाहिए। आगे देखते हैं, व्यवहार किस परिस्थिति में होगा इसका स्पष्ट संकेत होना चाहिए। पॉइंट आउट द सिचुएशन अंडर विच द बिहेवियर्स में ऑकर्स। वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें अपेक्षित व्यवहार जो आप चाहते हैं वो व्यक्त किया जाएगा। इसकी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं। ये आप मान लीजिए आप पढ़ाते समय बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे ने उसका आंसर दिया, बोधात्मक प्रश्न है या और किसी मान लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न है ना, या आप लास्ट में क्वेश्चंस बच्चे से पूछते हैं तो बालक उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है ना। तो क्या हुआ कि जो क्लास की परिस्थिति है और भी कोई परिस्थिति है, इसका संकेत होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि भाई ये परिवर्तन बालक के व्यवहार में आएगा, ये उद्देश्य में होना चाहिए ऐसा। आगे अगला घटक देखते हैं, 5वां घटक, छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित होना चाहिए। जब भी आप उद्देश्यों को लिखें, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो आप उद्देश्य लिख रहे हैं, आप उद्देश्यों में एक पैटर्न सेट कर रहे हैं कि आप अपेक्षा कर रहे हैं कि बालक के व्यवहार में ये अपेक्षित परिवर्तन आएगा, ये आपके द्वारा अपेक्षा की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक मिनिमम लेवल आपका सेट होना चाहिए कि एटलीस्ट बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। और अगर बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन नहीं आता है तो आप ये मानकर चलें कि आपका शिक्षण कार्य सफल नहीं हुआ है। शिक्षण कार्य तभी सफल माना जाता है कि जब आपने जिन उद्देश्य को निश्चित किया है या निर्धारित किया है, आप कुछ जो आप अपने पहले से उद्देश्य, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो आप सेट किए हैं कि मैं चाहता हूं बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आए, तो उसका भी एक मिनिमम लेवल होता है कि कम से कम ये परिवर्तन बालक के व्यवहार में आएगा। तो ये आपको पहले से सेट करना है कि एटलीस्ट बालक इतना तो जानेगा, इतना परिवर्तन बालक के व्यवहार में आएगा। अगर वो परिवर्तन आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका शिक्षण कार्य सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यवस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध होना चाहिए। जो भी आप उद्देश्य बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि पढ़ाना कुछ है और उद्देश्य कुछ है। जो भी आप पाठ्यवस्तु पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका प्रकरण है, जो आपके उद्देश्य होने चाहिए वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, उसी पाठ्यवस्तु से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिए, जब हम उद्देश्यों को लिखते हैं, उद्देश्यों में
दो प्रकार के उद्देश्य हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। आपसे भी बताया गया, सामान्य उद्देश्य आपके पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उस विषय से रिलेटेड होते हैं, और जो आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जो पर्टिकुलर आपको उस दिन कंटेंट पढ़ाना है, जो आपको एक वो टॉपिक पढ़ाना है, या कह सकते हैं जो प्रकरण आपको पढ़ाना है, वो उससे रिलेटेड होते हैं। और वो जो किस प्रकार हम लिखें, कौन नॉलेज के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब्स का यूज होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, तो कॉग्निटिव डोमेन में जो आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, उसमें बेंजामिन एस ब्लूम साहब ने नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन या सिंथेसिस कहें, या सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये चीज़ें बताई। ये आप यहाँ देख रहे हैं फिगर को। इस फिगर में नई और पुरानी दोनों ही टैक्सोनॉमी का समावेश है। आप यहाँ देख सकते हैं, नॉलेज या रिमेंबरिंग, कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, और आपका सिंथेसिस और क्या क्रिएटिंग। दोस्तों, कौन कौन सी वर्ब होंगी, इसको आप एक बार ध्यान में रख लीजिए। कभी भी आप कोई गलती नहीं करेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में, लेसन प्लानिंग में उद्देश्य को लिखते समय। आपको नॉलेज से संबंधित उद्देश्य लिखने हैं, तो उसमें कौन कौन सी वर्ब्स का यूज करेंगे? परिभाषा देना, चयन करना, कथन देना, प्रत्यय स्मरण मतलब रिकॉल करना, पहचानना और लिखना। बताया था ना, नॉलेज के उद्देश्य लिखते समय बालक इस योग्य होगा कि बालक जो है संज्ञा को निम्नलिखित या उपरोक्त वाक्य में पहचान पाए। The student will be unable to find out the noun of the sentence, given sentences, या given sentence। चयन कर पाएगा, परिभाषा दे पाएगा। इन्हीं वर्ब का यूज करके आप उद्देश्य को लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए। ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन, बोधात्मक का उद्देश्य लिख रहे हैं, उसमें व्याख्या करना, उदाहरण देना, संकेत करना, प्रस्तुत करना, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना या अनुवाद करना, ये जो वर्ब हैं इनका यूज बालक करता है उद्देश्य को लिखते समय। मतलब आप अपना उद्देश्य जब लिख रहे हैं, तो उद्देश्य अपना लिखते समय आप इन वर्ब का यूज, ये एक्शन वर्ड्स हैं, इनका आप यूज कर पाएंगे या करेंगे, करना चाहिए। अगर आप आपको इन्हीं का यूज करना है। अगर आप इन एक्शन वर्ब का यूज करते हैं या एक्शन वर्ब का यूज करते हैं, आप यकीन मानिए कभी भी आपका उद्देश्य गलत नहीं होगा। कोई टीचर आपका उद्देश्य को काट नहीं पाएगा। लेसन प्लानिंग में अंडरस्टैंडिंग का जब आप लिख रहे हैं, तो बालक व्याख्या कर पाएगा, मतलब किस जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप बना रहे हैं उसकी व्याख्या कर पाएगा, उदाहरण दे पाएगा। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, संकेत करना या प्रस्तुत करना। एप्लीकेशन, प्रयोग की जहां बात आएगी, तो प्रयोग में आप कौन कौन से एक्शन वर्ब का यूज करेंगे? गणना करना, प्रयोग करना या प्रदर्शन करना। बालक अपने दैनिक जीवन में अमुक चीज का प्रयोग कर पाएगा, गणितीय संख्याओं का प्रयोग कर पाएगा, या किसी विषय से रिलेटेड जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय से रिलेटेड अगर बालक अपने दैनिक जीवन में उसका यूज कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स का, गणना करना या प्रदर्शन करना। एनालाइज की बात करें, विश्लेषण की बात करें, विश्लेषण करना, विभाजन करना, तुलना करना, भेद करना, आलोचना करना, अलग करना और पुष्टि करना, ये हैं विश्लेषण से संबंधित एक्शन वर्ड्स। अगर आपके उद्देश्य, आप विश्लेषण से संबंधित कोई उद्देश्य लिख रहे हैं, तो आप इन वर्ब को यूज करिएगा, आपका कभी भी उद्देश्य गलत नहीं होगा। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, अगर मूल्यांकन की बात आती है, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना, दूर करना, आलोचना करना, बचाव करना या निष्कर्ष देना, ये वो एक्शन वर्ब हैं जिनका आप यूज मूल्यांकन करते समय करते हैं। जब आप मूल्यांकन से संबंधित कोई उद्देश्य लिखते हैं, तो आप ये निम्न जो यहाँ एक्शन वर्ब दिए गए हैं, इससे संबंधित आप कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब हम संज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक पक्ष है, कॉग्निटिव लेवल है, उस लेवल की बात कर रहे हैं। अगला है सिंथेसिस, क्रिएटिंग, तर्क करना, निर्माण करना और संक्षिप्त करना। ये वो वर्ब्स हैं या वो एक्शन वर्ब्स हैं जिनका यूज या जिनका प्रयोग
हम कहाँ करते हैं? हम करते हैं सिंथेसिस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स लिखने में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद, इन एक्शन वर्ब को पढ़ने के बाद, मैं ये मान सकता हूं कि आपके सामने कोई परेशानी नहीं होगी अपने उद्देश्य को निर्धारित करने में, अपने उद्देश्य को लिखने में कॉग्निटिव लेवल की। आगे बात करते हैं, तो हमारा अगला लेवल है अफेक्टिव लेवल। जो संज्ञानात्मक के बाद जो हमारा अगला पक्ष है अफेक्टिव डोमेन, उसमें कौन कौन से एक्शन वर्ब का हम यूज करते हैं। देखिए उसमें पहला पॉइंट है आपका रिसीविंग, है ना। रिसीविंग के अंदर आस्क, चूज मतलब पूछना, चूज चुनना, गिव देना, लोकेट, सेलेक्ट, रिले और यूज, ये वो वर्ब हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक। इस योग्य हो जाएगा कि बालक क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस दिया गया है उसे एप्रोप्रिएट वर्ड चूज कर सके। आप ये एक्शन वर्ड्स का यूज करिए, निश्चित तौर पर कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होंगे, आप ये मान लीजिए। ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जिनका यूज ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में किया है, या ब्लूम के बाद भी कहें कि बहुत सारे विद्वानों ने इन वर्ड्स को निकाल कर रखा, इन एक्शन वर्ड्स को निकाला है कि इन एक्शन वर्ड्स का यूज हम अपने जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनको लिखते समय करते हैं। रिस्पॉन्डिंग की बात करें, रिस्पॉन्डिंग में कन्फर्म, ग्रीट, हेल्प, परफॉर्म, रिसाइट और राइट। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट द पोयम, बालक इस योग्य हो जाएगा कि बालक पोयम को रिसाइट कर पाए। ये रिस्पॉन्स से संबंधित है अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत। द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट सम सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, सॉरी। बालक इस लायक होगा कि बालक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को अपने आप लिख सके। वहीं हम वैल्यूइंग की बात करें, वैल्यूइंग में एप्रिसिएट, फॉलो, ज्वाइन, जस्टिफाई, सो, कंसर्न, शेयर। The student will be able to share his ideas, अपने विचारों को शेयर कर पाएगा, इस योग्य हो जाएगा उस चीज को पढ़ने के बाद। तो आप ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके अलग सब्जेक्ट में एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, यूज आपको इन्हीं एक्शन वर्ड्स का करना है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स अपने लिखेंगे आप इन्हीं एक्शन वर्ब का यूज करेंगे, इसके अलावा किसी एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडेयर, डिफेंड और फॉर्मुलेट, ये वर्ड्स हैं जिसका हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर इन एक्शन वर्ब का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव लिखते समय। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, एसेस, डेलीगेट, प्रैक्टिस, इन्फ्लुएंस, रिवाइज एंड मेंटेन। ये वो वर्ड्स हैं, वो एक्शन वर्ड्स हैं जिनका हम कैरेक्टराइजेशन करते समय जो है इनका यूज करते हैं उद्देश्य को लिखते समय। अफेक्टिव डोमेन के अंदर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत जो एक्शन वर्ड्स हम यूज करते हैं वो ये एक्शन वर्ड्स हैं। आप इन एक्शन वर्ड्स को यूज करिए, आप कभी भी उद्देश्य को लिखते समय गलती नहीं करेंगे। इंग्लिश में है, आप इनको मैक्सिमम आप जानते ही होंगे, और अगर किसी को आप नहीं जानते हैं तो आप जो है डिक्शनरी में देख सकते हैं, या कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत हम जो है किन किन एक्शन वर्ड्स को पढ़ते हैं, ये यूज करते हैं। परसेप्शन के अंतर्गत चूज, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, आइसोलेट और कंपेयर। द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को क्या कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा, उनकी तुलना कर पाएगा। आइडेंटिफाई कर पाएगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में बालक आइडेंटिफाई कर पाएगा किसको, नाउन को। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को, तो ये सब चीजें साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत जो परसेप्शन है उसके अंतर्गत आती है। दूसरा है हमारा सेट, बिगिन, मूव, रिएक्ट, रेस्पॉन्ड, स्टार्ट और सेलेक्ट। द स्टूडेंट विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट थिंग इन द गिवन सेंटेंसेस, या राइट आंसर इन द गिवन पैराग्राफ।
इस लायक हो जाएगा कि पैराग्राफ के अंदर बालक जो है सही आंसर को छांट पाए। सेट के अंतर्गत आता है, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हैं। इन वर्ब को, इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। इन्हीं वर्ड्स के द्वारा आपने क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव। गाइडेड रेस्पॉन्स, assemble, build, calibrate, fix, grind और mend, ये वर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स के अंतर्गत। मैकेनिज्म की बात करें, सेम एज गाइडेड रिस्पॉन्स एक्सेप्ट विद ग्रेटर प्रोफिशिएंसी। देखिए सेम एज गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स में वर्ड है, आप इन्हीं वर्ड्स को यहां पर भी यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में भी आप मतलब मोरल हाईली ओरिएंटेड, मतलब आप इन्हीं एक्सपेक्टेड आउटकम्स को आप यूज कर सकते हैं इन्हीं वर्ड्स के रूप में। एडेप्टेशन की बात करें, एडेप्टेशन में अडेप्ट, अल्टर, चेंज, रीअरेंज, रिकॉग्नाइज और रिवाइज। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रीअरेंज द वर्ड्स इन एंड क्रिएट अ सेंटेंस। इस लायक बालक हो जाएगा कि सेंटेंस वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाए साइकोमोटर डोमेन के अंदर। आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज करिए उसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, ओरिजिनेट, ये वो वर्ड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं पढ़ाने समय जब आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे उन ऑब्जेक्टिव को लिखते समय। तो मुझे उम्मीद है, देखिए यहाँ कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से वो एक्शन वर्ड्स हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, वो मैंने आपको ये बताए हैं। आप इन एक्शन वर्ड्स का यूज करिए। आप कभी भी अपने इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव लिखते समय गलती नहीं करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कोई टीचर आपके ऑब्जेक्टिव्स काट ही नहीं सकता है अगर आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे तब, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के द्वारा, इन्हीं एक्शन वर्ड्स के द्वारा ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है। आगे बात करते हैं उद्देश्य लेखन कौशल के निरीक्षण तालिका। देखिए दोस्तों, जो निरीक्षण तालिका होती है उसमें कौन कौन से घटक हैं, हाँ ना में उत्तर देना होता है। यहाँ जो विभाग अध्यक्ष है, आपका शिक्षक है, उसके सिग्नेचर होते हैं और यहाँ पर जो आलोचना या सुझाव दिए जाने हैं, जब भी आप क्लास में माइक्रो टीचिंग आपकी होगी तो माइक्रो टीचिंग के वक्त अगर इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव आप लिखते हैं, कोई उद्देश्य है तो शिक्षक यहाँ पर उद्देश्य को लिखेगा। पहला है छात्र व्यवहार परक है, जो उद्देश्य लिखे गए हैं व्यवहार परक है या नहीं है। आगे है छात्र व्यवहार निरीक्षण योग्य व्यवहारों के रूप में व्यक्त हुए हैं, कि जो उद्देश्य हैं वो निरीक्षण योग्य है या नहीं है। व्यवहार किन परिस्थितियों में होगा, स्पष्ट संकेत उनके द्वारा है या नहीं है, हाँ या ना में उत्तर देना है। छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित है या नहीं है, ये भी हाँ ना में उत्तर देना है। और विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध है या नहीं है, ये भी हाँ ना में उत्तर देना है। ये शिक्षक के द्वारा इस पे हाँ ना होगा और नीचे उसकी आलोचना, अगर कुछ गलती है तो नीचे आलोचना में या सुझाव के रूप में शिक्षक के द्वारा, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, जो आपका संबंधित विषय का शिक्षक होगा, वहां पर आलोचना करेगा या सुझाव देगा। तो कुल मिलाकर ये आज का वीडियो था और इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप ये मान लीजिए अगर आप इस वीडियो को लगातार पूरा देखते हैं तो इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव लिखते समय आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप उद्देश्य लेखन, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव हैं, उनको लिखना सीखना चाहते हैं तो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और निश्चित तौर पर आप माइक्रो टीचिंग में जो पहली स्किल है हमारी इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव, ये आपको आसानी से समझ में आएगी। तो दोस्तों लास्ट में एक बात वही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले कौशल पर, जो है प्रस्तावना कौशल। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।